ओसीडी वीडियो सीरीज़ में आज अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल कर आप घर बैठे ही अपनी ओसीडी को ख़त्म कर सकते हैं। ये वीडियो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, तो इसलिए आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। हमारे अंदर ऑटोमेटिक थॉट्स कैसे आती हैं और सीबीटी क्या होती है और कैसे हम सीबीटी का इस्तेमाल ओसीडी की प्रॉब्लम को दूर करने में कर सकते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में अच्छे से मैं समझाऊंगी। अगर आपको ओसीडी की और वीडियोस देखनी है तो आप मेरी ओसीडी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए ओसीडी की फ्री एक्सरसाइजेस हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, समझते हैं। देखिए, हम सभी लोग लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं और जब तक हम जीते हैं तो हम सीखते रहते हैं। अब ये सीखते कैसे हैं, दिमाग में कोई बात जाती कैसे है? दिमाग में बात जाने के ये 5 गेट हैं। हर वक्त हमारी 5 सेंसेस एक्टिव रहती हैं और इन्फॉर्मेशन रिसीव करती रहती हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो 1-2 बार आई, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो रिपीटेडली आ रही हैं, तो उससे हमारे बिलीफ सेट होने लग जाते हैं। अब हम या तो ऑब्जर्व कर यानी कि देख कर सीखते हैं, हम सुन कर सीखते हैं, या फिर कोई चीज़ कर सीखते हैं, या फिर हम रेफरेंसेस से हमारे आसपास। अब ये रेफरेंसेस कैसे हो सकते हैं? हमारे रिलेटिव्स के हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ के हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस के हो सकते हैं, किसी बुक से रेफरेंस आ सकता है, किसी वीडियो से रेफरेंस आ सकता है। कहीं से भी रेफरेंस आता है तो उससे भी हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। इसी तरह से जब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंसेस कलेक्ट हो जाते हैं, जब हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं, तो हमारा दिमाग इंटरप्रिटेशन भी करने लग जाता है, एनालिसिस निकालने लग जाता है। यानी कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो लगातार इन्फॉर्मेशन गेन करती रहती हैं और हमारे अंदर वो चीज़ रिकॉर्ड होती रहती है, प्रोग्रामिंग होती रहती है। अब आपकी जितनी भी उम्र है, आपके पास उतने सालों की रिकॉर्डिंग है। अब ये तो उस रिकॉर्डिंग पर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर क्या फीड हो गया है। जैसे अगर मैं ओसीडी की ही बात करूँ तो ओसीडी भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। किसी को साफ़ सफाई की वाली होती है, किसी को चेकिंग की होती है, किसी को काउंटिंग वाली होती है, किसी को टूटा फूटा सामान इकट्ठा करने वाली होती है। मतलब अलग अलग तरीके की ओसीडी होती है। जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, तो पता चलता है कि उनकी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी ऐसे पैटर्न्स उनके बचपन में या तो रजिस्टर हो गए हैं, या फिर उनकी ग्रोइंग एज में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रजिस्टर हो गए थे और उसी तरीके की ओसीडी से वो परेशान हैं। तो आगे समझते हैं कि क्या करना है हमें। देखिए, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मॉडल। कॉग्निशन यानी कि हमारे सोचने, समझने, इंफॉर्मेशन परसीव करने की शक्ति जो होती है, उससे हमारे बिहेवियर का क्या कनेक्शन है, किस तरह से हमारे दिमाग में थॉट्स जो आती हैं और उनका इमोशन से क्या कनेक्शन होता है, और कैसे हमारे थॉट्स और इमोशंस हमें बिहेवियर करने के लिए, कंपल्सिव एक एक्ट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब कोई भी इवेंट या सिचुएशन जो होती है लाइफ की, वो एक्चुअल में कोई फिक्स मीनिंग नहीं रखती है, वो मीनिंगलेस होती है। बिकॉज एक ही सिचुएशन में आप अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। अब जैसे हम ओसीडी की बात करें, मान लीजिए किसी को हाथ धोने की ओसीडी है। अब उसके घर में सारे लोगों को हाथ धोने की प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए उसी दरवाजे को उसने भी छुआ, उसी दरवाजे को किसी दूसरे व्यक्ति ने छुआ। अब उसके अंदर अर्ज उठ रही है कि मैं हाथ धोऊं, और हाथ धोने के बाद भी दिखाई दे रहे हैं हाथों पे से। लेकिन दूसरा व्यक्ति उस दरवाजे को 1 बार नहीं 10 बार छू रहा है, लेकिन उसके मन में ना तो हाथ धोने का कोई विचार आ रहा है, और अगर धो भी लिए तो 1 बार धोए और शांति हो गई। तो सिचुएशन तो सेम थी कि हाथ जो है दरवाजे पर लगा, लेकिन दोनों के अंदर कुछ अलग थॉट थी, कुछ अलग इमोशन था, इसलिए दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। अब वो चाहे किसी भी तरीके की ओसीडी हो, तो सिचुएशन जो होती है वो सबके लिए समान होती है, लेकिन सबके अंदर अलग तरीके के विचार चलते हैं। अब वो अलग तरीके के विचार क्यों आते हैं? वो अलग तरीके के विचार इस प्रोग्रामिंग की वजह से आते हैं। अभी इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हमारा माइंड कैसे प्रोग्राम होता है। हमारी 5 सेंसेस जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करती रहती हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस की वजह से हमारा जो बिलीफ सेट हो जाता है। तो ओसीडी में क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे कोर बिलीफ सेट हो जाते हैं जो भले ही नेचर में इंट्रूसिव हो, ऐसे हों जिन पे कोई दूसरा विश्वास नहीं करता हो, और कई बार ओसीडी के जो पेशेंट होता है उसके घर वाले ही उसको डांटते डपटते भी हैं, उसका मजाक भी बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सामान्य सा एक सिचुएशन होती है, एक सामान्य सी बात होती है। तो उन्हें ऐसा लगता है जब उनके लिए इतना सामान्य है तो ये
जो पर्सन है वो क्यों नहीं समझ रहा, कहीं जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन जो OCD वाला व्यक्ति होता है उसके दिमाग में जब इस तरीके के विचार चल रहे होते हैं तो उसका एक कोर बिलीफ सेट हुआ होता है, एक फिक्स हो जाता है बिलीफ कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, अगर बीमारी हो जाएगी, अगर साफ़ सफाई वाली OCD है, या अगर मेरा जो सामान है वो किसी ने फेंक दिया तो उससे क्या होगा कि मुझे ना कल को ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास वो सामान नहीं होगा, तो मैं उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करूँगा। किसी को चेकिंग किए तो उसको ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ये दरवाज़ा या मेरी ड्रॉर खुली रह जाए तो उस वजह से यहाँ से कोई चोरी हो जाए, सामान गायब हो जाए, या फिर मेरे को कोई डांटने लग जाए। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के फियर्स होते हैं। आपको जिस भी तरीके की OCD है, आपको ये वीडियो देखते देखते समझ में आ रहा होगा कि जब आपके दिमाग में वो थॉट आता है तो आपके अंदर उससे रिलेटेड पहले भी कोई ना कोई ऐसा थॉट ज़रूर पड़ा हुआ होगा और उससे रिलेटेड कोई ऐसा इमोशन जो आपके अंदर फियर पैदा कर रहा होगा। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है ये उतने ईयर्स की होती है जितना आपकी उम्र होती है। जैसे अगर किसी की उम्र 20 साल की है तो उसके पास ये जो प्रोग्रामिंग है वो 20 साल की है। अगर किसी की उम्र 40 साल की है तो उसके पास ये 40 साल की प्रोग्रामिंग है। तो आपको सबसे पहले ये तलाशना होता है कि आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है उसका सोर्स क्या है। बिकॉज हमारे दिमाग में किसी भी सिचुएशन में जब भी कोई ऑटोमेटिक थॉट आता है तो ये जो ऑटोमेटिक थॉट होता है इसके पीछे ये प्रोग्रामिंग रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम सभी की लाइफ अलग अलग होती है, सबको अलग अलग तरीके की परवरिश मिली होती है, एजुकेशन सबकी अलग होती है, सबके सारे सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। तो उसी वजह से हमारे अंदर ये प्रोग्रामिंग सेट होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक लड़की जिसको कंटैमिनेशन यानी कि साफ़ सफाई वाली OCD थी, तो उसको ना डेथ वर्ड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और इसी तरीके से जब भी वो डेथ वर्ड कहीं सुन लेती थी या डेड बॉडी देख लेती थी या इवन सीरियल्स में भी देख लेती थी तो उसके अंदर एंग्जाइटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती थी। तो जब मैंने उससे पूरी हिस्ट्री ली कि भाई ये डेथ वर्ड से ही पर्टिकुलरली क्यों या डेड बॉडी से ही क्यों आपको इस तरीके की परेशानी होती है, क्या आपने बचपन में डेड बॉडी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा एक्सपीरियंस फील किया है, और या फिर आपके पास कुछ ऐसा रेफरेंस है कि आपने किसी दूसरे को देखा हो ऐसा करते हुए। तो उसने मुझे बहुत याद कर बताया कि जब वो बहुत छोटी थी तो उनके एक फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी, और जिस वक्त उनकी डेथ हुई थी तो वहाँ पर धुलाई कर रहे थे, कह रहे थे बहुत ज़्यादा जम्स हैं, ये जो मृत शरीर होता है इसमें जीवाणु पैदा हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं। तो सारे के सारे वहाँ पर कपड़ों की धुलाई हो रही थी, फर्श की धुलाई हो रही थी। तो उस छोटे बच्चे ने उस जो डेड बॉडी है उसको इस तरीके से लिया कि डेड बॉडी का मतलब जो होता है वो बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं, अगर हमने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करी तो ये जर्म्स हमें लग जाएंगे और फिर ये हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर देंगे और फिर उससे हमारी मौत हो जाएगी। तो अब उसको इस बात से मतलब अंदर अंदर सेट होने की वजह से, एक बिलीफ सेट होने की वजह से परेशानी होने लगी कि जहाँ पर भी वो डेड बॉडी देखती या डेथ का नाम सुनती तो उसको अंदर अंदर वही एंग्जाइटी बिल्ट होने लग जाती। अब जैसे उसने बताया कि मेरे घर वाले कोई भी जाता है कहीं पर भी और वहाँ से आकर वो ऐसे नहाते नहीं हैं कि मैं पूछती हूँ कि आप डेड बॉडी के पास गए थे और फिर आप आकर नहाए नहीं हो, या फिर आपने अच्छे से अपने आप को वॉश नहीं किया है, या इवन जो कपड़े हैं जिस दरवाजे से वो निकल कर आए हैं उस दरवाजे तक को वॉश करने की, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है, उसके दिमाग में थॉट आता है कि वो जो जर्म्स लेकर आए हैं वो उनको भी और उन्होंने जहाँ जहाँ भी छुआ है, वो जिस जिस जगह पर भी गए हैं वो सब जगह वो जर्म्स फैल गए हैं। तो ये सारे जो थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, फियर और एंग्जाइटी पैदा करते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग सेट हुई हुई है। अब आपको जिस भी तरीके की OCD है, सबसे पहला तो काम आपको यही करना है कि आपको देखना है कि आपके अंदर किस तरीके की प्रोग्रामिंग सेट हुई हुई है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको ये ऑटोमेटिक थॉट आ रहा है। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये बताती है कि जिस भी तरीके का आपको थॉट आता है वैसा ही आपको इमोशन भी आएगा। अब ऑटोमेटिक थॉट में ऑलरेडी देखिए बाई चांस किसी के दिमाग में इस तरीके का थॉट आ रहा है कि अगर यहाँ की साफ़ सफाई नहीं की गई तो यहाँ पर कीटाणु फैल जाएंगे तो फिर वो हमारे को बीमार कर देंगे और बीमार कर देंगे तो फिर नाइलाज हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये थॉट की नेचर देख लीजिए, तो इसमें इमोशन कैसा आएगा? ऑफकोर्स आपके अंदर फियर ही जनरेट होगा ना। तो अब वो फियर जो जनरेट हो रहा है, और हम सभी लोग कैसे कंडीशनड होते हैं और हमारा नेचुरल जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि फियर वाली सिचुएशन में हमारे अंदर फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन हो जाता है, वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है और एड्रेनल हमारे अंदर रश करने लगता है। तो हम सब उस डर से मुक्ति पाने के लिए जो भी ठीक लगता है वही करते हैं। तो फिर इसी वजह से उनका ये बिहेवियर हो जाता है। जैसे यहाँ पर बिहेवियर हो सकता है हैंड वॉश करना या फिर कुछ भी क्लीन करना, राइट? इस तरीके का
बिहेवियर हो सकता है। तो अब हमें इससे समझ में आ रहा है कि ऑटोमेटिक थॉट जिस भी तरीके का आया वैसा ही इमोशन पैदा होगा और हमारा बिहेवियर वैसा ही हो जाएगा। अगर आपको चेक करने की है तो उससे रिलेटेड थॉट आएगा, उसके पीछे फियर, एंग्जाइटी, जो भी आपके अंदर इमोशन पड़ा हुआ है, प्राइमरी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको इमोशन फील होगा और फिर हम उस डर से मुक्ति पाने के लिए तुरंत जो भी ठीक लगता है, चाहे वो गलत सही हो कुछ हो, उसी तरीके का बिहेवियर करने लगते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अब हमें क्या करना है? अब हमें समझना होगा कि जब हमारे दिमाग में इस प्रोग्रामिंग की वजह से ये जो ऑटोमेटिक थॉट आ रहा है तो यहीं पर हमें चेक लगाना है, चेक करना है भाई कि ये जो ऑटोमेटिक थॉट आया है क्या ये सही है या ये गलत है। आप ऐसे देखिए कि जैसे आपके घर के बाहर कोई भी नॉक करता है, ठक ठक नॉक कर रहा है वो, अब आप दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश करते हैं तो आप पहले पहचानते हैं ना कि वो व्यक्ति सही व्यक्ति है, आपका नोन है, या आप किसी को भी घर में घुसा लेते हैं? नहीं, हम सब पहचानते हैं और जो सही व्यक्ति होता है उसी को एंट्री मिलती है। ऐसे ही जब भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट आए तो यहाँ पर चेक लगाइए कि क्या ये थॉट मेरा थॉट है या महज ये एक ओसीडी थॉट है, क्योंकि ये इंट्रूसिव थॉट प्रीवियस प्रोग्रामिंग की वजह से आ सकता है। तो अब अगर आपने पहचाना कि ये फिजूल का थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है, मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं हूँ, तो यहीं पर इसको रिजेक्ट कर इस पर मतलब आपको फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बजाय आपको एक दूसरा थॉट क्रिएट करना है। अब आपको जो दूसरा थॉट क्रिएट करना है वो थॉट है जो लॉजिकल है। आपको उसी सिचुएशन में सोचना है कि मेरी मम्मी इतना रिलैक्स है इस सिचुएशन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ना उनसे बोरो भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि मैं इस सिचुएशन में परेशान हो रही हूँ और आप शांत हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आपका क्या थॉट है इस चीज़ को लेकर। या आप भी खुद भी और जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उन सबको सोचें और उन्हें लिखें, और लिखने के बाद फिर आप महसूस करेंगे कि आपका जो इमोशन है वो चेंज हो रहा है, आपके अंदर जो फियर है वो मतलब कम हो जाएगा और उसकी इंटेंसिटी डेफिनेटली इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि आपको इतनी एंग्जाइटी नहीं होगी कि आप उस कंपल्शन को एकदम से करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे फीलिंग्स आपके अंदर नॉर्मल होने लगती हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ, इसकी वर्कशीट के बारे में बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये वर्कशीट है पूरी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें कॉलम है ए का मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी कि वो कौन सा इवेंट है जिससे आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। आपका बिलीफ, इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपके अंदर जो थॉट्स ऑटोमेटिक हैं उससे रिलेटेड आपका क्या बिलीफ है। अब देखिए जो बिलीफ हमारा बन गया होता है, यानी कि जो थॉट हमारे दिमाग में चल रही होती है वो हमारे लिए बिल्कुल सच होती है, चाहे वो दूसरे के लिए गलत हो लेकिन हमारे लिए वो बिल्कुल सच होती है। तो आपका क्या बिलीफ है, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन रहती है उस टाइम पर, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको 4 लेवल पर महसूस होते हैं। एक होते हैं इमोशनल लेवल पर, तो आप इमोशनल लेवल पर देखिए आप कैसा फील करते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, बिहेवियरल लेवल पर। इसी तरह से डी वाले कॉलम में जो है आपको डिस्प्यूटेशन ऑफ बिलीफ, यानी कि जो आपका डिसफंक्शनल थॉट है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। और चेक कीजिए एविडेंस, उसको वैलिडेट कीजिए। जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि दरवाजे के बाहर कोई नॉक कर रहा है तो आप चेक करते हैं, आईडी चेक करते हैं उसकी, पहचानते हैं या नहीं, तो ऐसे ही उस ऑटोमेटिक थॉट से एविडेंस मांगिए। अब अगर आपको एविडेंस मिलता है तो आप उसे लिख सकते हैं और फिर भी उसे वेरीफाई कीजिए, क्योंकि कई बार एविडेंस भी तो फॉल्स क्रिएट हो जाते हैं। और अगर नहीं मिलता है तब आपको राइट मोर अडेप्टिव और रियलिस्टिक थॉट, यानी कि आपको उसी सिचुएशन में और जो थॉट्स हो सकती हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी होती हैं। अब जब आपने ये वाली वर्किंग कर ली उसके बाद आपका जो इफेक्टिव नया बिलीफ तैयार हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर चेक करना है कि इमोशनल लेवल पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस है, फिजिकल क्या चेंजेस है और बिहेवियरल। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और इस वीडियो में मैं जो एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट किया हुआ है होर्डिंग ओसीडी के बारे में, तो होर्डिंग ओसीडी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक केस का एग्जाम्पल लिया है। ये एक लड़की है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए में इसने देखा कि मम्मी को देखा कि वो कमरा साफ कर रही हैं और सामान छेड़ रही हैं। इस लड़की को होर्डिंग ओसीडी है। इसने देखा कि मेरी मम्मी मेरे कमरे में हैं और वो मेरा सामान वामान छेड़ रही हैं, कमरा साफ कर रही हैं। इसकी वजह से इसके दिमाग में जो ऑटोमेटिक थॉट आया, जो उसका बिलीफ बना हुआ था कि इन्होंने मेरा सामान फैला दिया और ये हमेशा ऐसा ही करती हैं और इन्होंने अगर मेरा ज़रूरी सामान फेंक दिया तो क्या होगा, इस तरीके के थॉट्स उसके दिमाग में आए। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई, ओवर थिंकिंग शुरू हो गई,
दिल की धड़कन बढ़ गई, पैरों में कपकपाहट शुरू हो गई और बिहेवियरल में इन्होंने क्या कि मम्मी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और सामान को दोबारा लगाने में 5-6 घंटे लग गए। इस तरह से अक्सर इस लड़की के साथ होता ही रहता था, बार बार ये बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। अब जब इन्होंने इस वर्कशीट को इस्तेमाल कर रहे थे तो इन्होंने एविडेंस सबसे कि क्या इस बात का कोई एविडेंस है कि मेरी मम्मी अगर मेरे कमरे में गई हैं तो उन्होंने मेरा ज़रूरी सामान फेंक ही दिया होगा, या फिर मेरी मम्मी जो है वो मेरा सामान इधर उधर कर देंगी, बस वो साफ़ सफाई कर कर भी तो निकल सकती हैं। तो जैसा मैं सोच रही हूँ क्या उसका कोई एविडेंस है मेरे पास, तो इसको कोई सबूत नहीं मिला। अब ऑल्टरनेटिव थॉट्स, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैंने सोचा कि मम्मी मेरा हाथ बटाने के लिए मेरा कमरा साफ़ कर रही हैं, जो कि एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। दूसरा इन्होंने बताया कि अगर सामान इधर उधर भी रख दिया होगा फिर भी सामान होगा तो कमरे में ही वहीं का वहीं रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये 2 ही थॉट उस वक्त सोच पाई, तो उन्होंने ये 2 थॉट बताए। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा ठीक है कि आप इनमें से दोनों में से कौन सा थॉट पिक करना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं ये वाला थॉट पिक करना चाहती हूँ कि अगर सामान इधर उधर रख भी दिया होगा फिर भी सामान कमरे में तो होगा ही। अब अगर वो ऐसा सोच रही हैं तो इमोशन क्या है, अब गुस्सा नहीं आ रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या है कि मैं सामान ठीक कर लूँगी, ये थॉट इनके दिमाग में चल रहा है। फिजिकल लेवल पर जो नोटिस किया कि हल्की सी हार्ट बीट जो है वो तेज़ है। इसी तरह से बिहेवियर लेवल पर चुप रहकर कमरे में सामान ने जाकर सामान को आराम से देखा और देखने के बाद उसने अपना काम पर लग गई। तो ये उसके दिमाग में जो चल रहा था, आप देखिए कि किस तरीके से वो चीज़ रिप्लेस हो गई। जब वो थॉट रिप्लेस हुआ तो उससे आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो यही समझना है भाई कि अंदर क्या बिलीफ पड़ा हुआ है और वो बिलीफ वैलिडेट करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारे माइंड में जितनी भी प्रोग्रामिंग हुई हो वो क्वालिटी प्रोग्रामिंग हुई हो, क्योंकि हमारा सेंसेस हर समय एक्टिव रहती हैं और बहुत सारी फिजूल की इन्फॉर्मेशन भी हमारे अंदर चली जाती है। तो हमें समझना है। जिस तरह से इस लड़की ने इस वर्कशीट की प्रैक्टिस की, ये प्रैक्टिस उसने बहुत टाइम तक की। देखिए ओसीडी को पूरी तरह से ख़त्म होने में 6-8 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि ओसीडी में जो फियर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और ओसीडी ख़त्म हो जाएगा। आपको इसकी खूब जमकर प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से उसने इस वर्कशीट का इस्तेमाल किया और ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करी, ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस कर कर अपनी वर्कशीट भी कमेंट में मुझे पोस्ट कर सकते हैं, या आपको कोई भी ओसीडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको इस वीडियो में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, आपकी क्या लर्निंग रही, वो ज़रूर शेयर कीजिए। बिकॉज जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो देखकर सही चीज़ समझ रहे हैं या नहीं, तो फिर मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊँगी। बिकॉज आप ही की मदद करने के लिए मैं लगातार इतनी सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोज़ बना रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस टेक्निक को आप किस तरीके से समझे, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, या आपको कितना हेल्प करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बना दे रहा हूँ। तो अब आपने समझा कि हम ओसीडी के लिए सीबीटी को कैसे इस्तेमाल कर कर अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपने मेरी ऐप तो अब डाउनलोड कर ही ली है। आप मुझे ये भी बताइए कि ओसीडी की कौन सी एक्सरसाइज करने से आपको सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता है। और हाँ, आपने अगर अभी तक मेरी बुक नहीं पढ़ी है, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये बुक एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसमें मैंने डिप्रेशन को दूर करने की सारी टेक्निक्स लिखी है। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।